Good morning students, welcome to Radiant Learning. Today we are bringing this video on idioms. आज हम idioms and phrases पे बात करेंगे. जैसे हमने vocab में देखा है कि vocab हम theme based तरीके से चल रहे हैं, same thing we are going to do with the idioms as well. ठीक है, तो आज का हमारा theme for idioms is nationality idioms. In this video I'll be covering 30 idioms based on nationality. नेशनैलिटी पे बेस्ड ईडियम्स एग्जाम में बहुत आते हैं. ईडियम्स भी देखो जैसे वो कैब बिल्डिंग है वैसे ही ईडियम्स भी होता है. ईडियम्स हम कितने भी कर लें कम होते हैं. ठीक है, तो इसको भी हम थीम बेस्ड तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे. आज मैं ये वीडियो ला रहा हूं आपके लिए नेशनैलिटी ईडियम्स पे. इसके बाद फिर हम एनिमल ईडियम्स भी देखेंगे. एनिमल ईडियम्स हमारा 2 पार्ट्स में चलेगा. सो एनिमल्स पे बेस्ड भी ईडियम्स हमारे पास 80 to 90 idioms होते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और इनका क्या यूज है, कहां पे किस तरह से यूज भी इनका हम देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. सो द फर्स्ट idiom that we have is to go Dutch. गो डच का क्या मीनिंग होता है? आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये idiom आपको बार बार देखने को मिलेगा. टू गो डच मीन्स टू स्प्लिट the bill, to split the bill after eating. ठीक है, ये तो हो गया इसका जो मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग है. ठीक है, अब इसको समझना कैसे है कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप और आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका बिल आया, बिल आपने आधा आधा कर लिया, तो इसका मतलब होता है टू गो डच, या कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है टू पे डच. ठीक है, टू गो डच और टू पे डच दोनों का मीनिंग सेम होता है. And the meaning is to split the bill after eating. खाना खाने के बाद बिल आधा आधा कर लेना. That is to go Dutch. Next, Dutch courage. Dutch courage क्या होता है? ये Dutch courage बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जिनमें बहुत हिम्मत आ जाती है. उसके पहले वो कावर्ड बिहेवियर होता है उनका, बट अल्कोहल कंजम्पशन के बाद बड़े ब्रेव, बड़े करेजियस हो जाते हैं. That is Dutch courage. Dutch courage is courage acquired after consuming alcohol. अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जो लोग ज्यादा हिम्मत दिखाने लगते हैं, बहादुरी दिखाने लगते हैं, दैट इज डच करेज. डच करेज इज करेज एक्वायर्ड आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल. ठीक है, तो इन नेशनैलिटी इडियम्स में भी आप सब डिविजन्स कर सकते हैं, सब पार्ट्स बना सकते हैं. जैसे डच से रिलेटेड देखें तो डच से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं उनको आप एक जगह पे लिख सकते हैं. टर्क से रिलेटेड जितने इडियम है उनको एक जगह पे लिख सकते हो. फ्रेंच है, फ्रेंच का अलग आप सब पार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट वाज डच करेज. थर्ड इडियम दैट वी हैव इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन. ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब, अगर मैं यहां पे बोर्ड में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लिख दूं तो क्या वो आपको समझ में आएंगे? नहीं समझ में आएंगे. आप यही बोलोगे सर this is all Greek and Latin to me. Greek and Latin means something very difficult to understand. All Greek and Latin means something very difficult to understand. जैसे आप हिंदी इंग्लिश बोलते हो, आपको कोई अदर लैंग्वेज अगर दे दी जाए, जैसे बंगाली दे दी जाए या मराठी दे दी जाए, जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, सो उसके लिए आप यही इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दैट दिस इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी. ये मेरे लिए सब ग्रीक एंड लैटिन की तरह है. ठीक है, दैट वाज योर थर्ड इडियम. नेक्स्ट, लाइक चाइनीज अर्थमेटिक. अब चाइनीज अर्थमेटिक इज अगेन समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, समथिंग वेरी डिफिकल्ट और हार्ड टू अंडरस्टैंड. चाइनीज अर्थमेटिक की आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ्स में आप जाओगे तो देखोगे कि चाइनीज अरिथमेटिक समझना काफी मुश्किल काम है. समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझ पाना काफी मुश्किल है, दैट इज तो चाइनीज अरिथमेटिक. तो चाइनीज अरिथमेटिक के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, जहां भी कोई भी डिफिकल्ट चीज है, जो भी चीज आपको लाइफ में डिफिकल्ट लगती है, कोई मूवी की स्टोरी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसके लिए आप ये इडियम यूज कर सकते हैं, दैट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी वाज लाइक चाइनीज अरिथमेटिक टू मी. ठीक है, तो वो आप यहां पे लिख सकते हैं शॉर्ट एग्जांपल, सो दैट आपको वो चीजें याद रहेंगी. नेक्स्ट,
पार्डन माई फ्रेंच, पार्डन माई फ्रेंच का मतलब होता है माफी मांगने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जब आप कुछ गलत बोल देते हो, जब आप गलत कुछ बोल देते हो तो उसके लिए जो आप माफी मांगते हो, सॉरी बोलते हो, एक्सक्यूज मी बोलते हो, उसके लिए वी हैव अ इडियम विच मींस द इडियम इज पार्डन माई फ्रेंच। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ इडियम। देन वी हैव मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। मैक्सिकन स्टैंड ऑफ क्या होता है? ठीक है, तो ये जितने भी नेशनैलिटी इडियम्स हैं इसी तरह से आएंगे, नए नए होंगे, आपको लगेगा कि सर इसका क्या मीनिंग है, कैसे बताएंगे, बट ये इडियम्स आपको याद रखने, इसीलिए मैं आपको थीम वाइज सब एक ही जगह पे कंपाइल करा दे रहा हूं। मैक्सिकन स्टैंड ऑफ इज डेडलॉक। डेडलॉक की सिचुएशन हो गई है। डेडलॉक की सिचुएशन का मतलब कि दो पार्टी आपस में एक जगह पे आके डेडलॉक हो गया। जैसे अभी गवर्नमेंट और हमारे फार्मर्स के बीच में एक डेडलॉक हो गया था, ना फार्मर्स पीछे हट रहे थे ना गवर्नमेंट पीछे हट रही थी। सो दैट वाज अ सिचुएशन ऑफ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। आप यहां पे चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल आपको याद रखने में इजी रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में अभी मैक्सिकन स्टैंड ऑफ था। डेडलॉक की सिचुएशन हो गई थी, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, बट अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स की बात मान ली है शायद। ठीक है, सो दैट इज मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज कैरी द कोल टू न्यू कैसल। कैरी द कोल टू न्यू कैसल। अब न्यू कैसल इंग्लैंड में एक जगह है न्यू कैसल। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको कोल लेके न्यू कैसल तक जाना है, मतलब समथिंग जिसका कोई यूज नहीं है। टू डू समथिंग दैट इज यूजलेस। यूजलेस के लिए एक और वर्ड होता है फ्यूटाइल। ठीक है, तो फ्यूटाइल भी आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है, यूजलेस भी मिल सकता है। टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल मीन्स टू डू समथिंग दैट इज यूजलेस और ऑफ नो वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दैट वाज दिस इडियम कैरी द कोल टू न्यू कैसल। हमारा 7th इडियम था, जैसा मैंने आपको बताया। टुडे वील बी डिस्कसिंग 30 idioms based on nationality, तो ये आपको याद रखने में आई होप इजी रहेगा। नेक्स्ट, टॉक फॉर इंग्लैंड। टॉक फॉर इंग्लैंड टॉक से रिलेटेड वर्ड है, तो इसके लिए आप टॉक फॉर इंग्लैंड का मीनिंग होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव का एक सिनोनिम आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। टॉकेटिव का एक सिनोनिम आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आज हम इडियम्स पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा वोकैब यहां पे खत्म हो गया, ये भी इसका पार्ट है। तो वोकैब बिल्डिंग, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसे हैं कि सब आपस में इंटर रिलेटेड है। जब हम इडियम्स पढ़ रहे हैं तब वोकैब की बात होगी, जब वोकैब पढ़ रहे होंगे इडियम्स की, वहां पे भी बात होगी। ठीक है, तो सारी चीजें रिलेटेड है। टॉकेटिव का एक सिनोनिम आपको मुझे कमेंट्स में बताना है आज। ठीक है, नेक्स्ट, स्लो बोट टू चाइना। देखो, कुछ भी इडियम ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये इडियम मिल जाए और आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप उलझ सकते हो कि सर इसका क्या मीनिंग होगा, कैसे करेंगे। तो जब भी इस तरह के इडियम आए, इनमें ही कुछ आप मीनिंग ढूंढने की कोशिश करिए। स्लो बोट टू चाइना, तो स्लो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बोलूं कि मैं आपको चाइना भेज रहा हूं बोट से, तो क्या होगा, इसमें बहुत आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, समथिंग विच इज वेरी स्लो, something which is very slow and takes a lot of time. कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है which is very slow and takes a lot of time, उसके लिए आप बोल सकते हो I don't want to take the slow boat to China. slow boat to China से नहीं उसको यूज नहीं करना है हमें. ठीक है, तो स्लो बोट टू चाइना का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी स्लो एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट कैन बी अ प्रोसेस, इट कैन बी अ ट्रांसपोर्ट. जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे बनते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? फॉसिल फ्यूल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिके होता है उसके बाद फॉसिल फ्यूल बनते हैं. तो आप कह सकते हो कि इट टेक्स अ स्लो बोट टू चाइना. बहुत टाइम लग जाता है, सालों सालों का समय लग जाता है. दैट इज व्हाट दिस इडियम मींस, स्लो बोट टू चाइना. नेक्स्ट इडियम, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट मेनी इंडियंस.
टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, इसका क्या मतलब होता है? देखो ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस बनाए किसने? पहली बात तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के ही बनाए हुए अधिकतर ये इडियम्स हैं। तो ब्रिटिशर्स दुनिया को कैसे देखते थे, उन सब का रिफ्लेक्शन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। टू मेनी चीफ्स एंड नॉट मेनी इंडियंस, इसका मतलब ये है इंडियंस को जनरली कैसा माना जाता था? हार्ड वर्किंग और काम करने वाले लोग। चीफ्स मतलब आप समझ सकते हो कि मैनेजर्स। तो एक ऐसी कंपनी, अ कंपनी which has a lot of managers, a company which has a lot of managers but not enough people who do the actual work. एक्चुअल वर्क करने वाले, काम करने वाले लोग नहीं है, मैनेजर्स बहुत सारे हैं। तो जब लोग ही नहीं होंगे नीचे काम करने के लिए तो मैनेजर्स मैनेज किसको करेंगे? ठीक है, तो उसी के लिए ये ईडियम यूज किया जाता है, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। चीफ तो बहुत सारे हैं, मैनेजर्स बहुत सारे, बट इंडियंस कम है। इंडियंस को यहां पे इंडियंस लिखने का मतलब आप लेबरर्स तो नहीं कहूंगा, बट हाँ हार्ड वर्किंग पीपल आप कह सकते हैं इंडियंस के लिए, यहां पे हार्ड वर्किंग पीपल। ठीक है, यहां पे इंडियंस यही बता रहा है। ठीक है, सो दैट वाज योर 10th इडियम। देन द 11th इडियम दैट वी हैव इज फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का क्या मतलब होता है? फ्रेंच लीव का मतलब होता है या टू एग्जिट इन फ्रेंच स्टाइल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं टू एग्जिट इन फ्रेंच स्टाइल, स्टाइल या मोड आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू बी एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग, किसी को बताए बिना आप गायब हो जाते हो, दैट इज फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव का क्या मतलब होगा? टू बी एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से एब्सेंट हो सकते हो कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बताए बिना, दैट इज फ्रेंच लीव। ठीक है, कमिंग टू द 12th इडियम दैट वी हैव, स्पीक स्पेनिश एज अ फ्रेंच काउ। स्पीक स्पेनिश एज अ फ्रेंच काउ। ठीक है, इस इडियम का क्या मतलब होता है कि कोई फ्रेंच काउ है, फ्रांस की कोई काउ है, स्पेनिश बोल रही है, तो वो कैसी स्पेनिश बोलेगी? ऑब्वियसली अच्छी स्पेनिश तो नहीं बोलेगी। तो इस इडियम का मतलब होता है टू स्पीक वेरी बैड स्पेनिश। जो गंदी स्पेनिश बोलते हैं या स्पेनिश नहीं बोल पाते, उन लोगों के लिए ये इडियम यूज किया जाता है दैट ही स्पीक्स स्पेनिश लाइक अ फ्रेंच काउ। फ्रेंच काउ की तरह स्पेनिश बोल रहा है। So that was your 12th idiom. Speak Spanish as a French cow means to speak very bad या very poor Spanish. बहुत गंदी, गलत सी Spanish language बोलना. Right? Now, 13th idiom that we have, right as Swiss clock. Right as Swiss clock का मतलब होता है accurate. क्लॉक्स वगैरह, आप क्लॉक की अगर हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो यू विल फाइंड कि स्विट्जरलैंड से उसका बहुत कुछ लेना देना है, शायद वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, आई एम नॉट श्योर, बट स्विस जो क्लॉक्स होते थे या स्विट्जरलैंड से जो चीजें आती थी वो बहुत एक्यूरेट होती थी, इसकी गारंटी होती थी। तो राइट एज स्विस क्लॉक का मतलब टू बी वेरी एक्यूरेट। ठीक है, दैट वाज योर 13th इडियम। नेक्स्ट, टू प्लीज ग्रीक एंड ट्रोजन्स। ग्रीक्स कर लीजिए इसको, टू प्लीज ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स। मतलब ट्रोजन्स क्या होता है? ट्रोजन वायरस है, अगर हम ऐसे लिखें तो। ग्रीक क्या है? ग्रीक पीपल है। तो टू प्लीज पीपल एंड वायरसेस, इसका मतलब कि टू प्लीज एवरीवन। टू प्लीज ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स का मीनिंग होता है टू प्लीज एवरीवन, सबको खुश करना। जैसे कि गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी ऐसी कोई पॉलिसी लाओ कि सबको खुशी मिले, स्टूडेंट्स को भी खुशी मिले, बिजनेसमैन को भी खुशी मिले, जो सर्विस क्लास है उसके लिए भी। तो उसके लिए हम कोई भी ऐसी स्कीम हो सकती है, जैसे कि स्वच्छता वाली जो स्वच्छ भारत स्कीम है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन इज टू प्लीज ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स, सबको खुश करेगा, सबके फायदे की बात है। स्वच्छता तो वैसे भी सबके फायदे की बात है, क्लीनलीनेस। ठीक है,
तो टू प्लीज ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स मतलब टू प्लीज एवरीवन, फ्रॉम पीपल टू वायरसेस टू एनिमल्स, एवरीवन। नेक्स्ट 15th idiom that we have is Turkish head. Turkish head का मतलब होता है scapegoat. Scapegoat, Turkish head. अब scapegoat का अपने आप में क्या मीनिंग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये scapegoat जो वर्ड है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, एग्जाम में, एसएससी में, बैंकिंग में, हर जगह बार बार पूछा जाता है। स्केपगोट का मतलब हिंदी में हम जिसको बोलते बलि का बकरा। अ पर्सन who is punished or blamed, a person who is punished or blamed for someone else's mistake, दूसरे की गलती के लिए किसी और को पनिश करना या ब्लेम करना, मतलब जैसे बलि का बकरा बना देना, दैट इज स्केपगोट। और स्केपगोट के लिए इडियम क्या है हमारे पास? टर्किश हेड, someone else's mistake। टर्किश हेड मींस स्केपगोट, और स्केपगोट भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत आता है एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स करे हैं, देखे हैं, आपको कुछ नॉलेज है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एक नजर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होनी चाहिए। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अब आगे क्या पूछा जा सकता है उस पर भी ध्यान देना है। जैसे ये जो मैंने 30 इडियम्स यहाँ पे कंपाइल किए हैं नेशनैलिटी के, तो इसमें बहुत सारे इडियम्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार आ चुके, मगर बहुत से इडियम्स ऐसे हैं जो नहीं आए। तो उनको यहाँ पे साथ में रखने का क्या मोटिव है कि क्या आ चुका, दैट वाज वन थिंग, क्या आ सकता है हमारी उस पर भी नजर होनी चाहिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। 15th वाज टर्किश हेड। नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज बिल्ड कैसल्स इन स्पेन। बिल्ड कैसल्स इन स्पेन, हिंदी में इसका मतलब होता है हवा में महल बनाना। तो मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, टू बिल्ड कैसल्स इन एयर। इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी कैसल्स आप बना रहे हैं, ख्याली पुलाव, हवा में महल बना रहे हैं, ये सारी चीजें ही इससे रिलेटेड हैं, इमेजिनरी कैसल्स। सो दैट वाज 16th idiom, दैट वाज बिल्ड कैसल्स इन स्पेन। नेक्स्ट ब्यूटिफुल एज ग्रीक। ब्यूटिफुल एज ग्रीक मतलब ये इडियम यूज किया जाता है फॉर समवन हु इज वेरी हैंडसम। समवन हु इज वेरी हैंडसम। ब्यूटिफुल एज ग्रीक का मतलब होता है समवन हु इज वेरी हैंडसम, क्योंकि ग्रीक्स को ऐसा माना जाता था दैट दे वर वेरी हैंडसम। ग्रीक गॉड मतलब जो बहुत ज्यादा हैंडसम कोई मेल होता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ग्रीक गॉड। आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा कि ये ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के लिए काफी यूज किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो आई थिंक पीपल बिलीव दैट ऋतिक रोशन इज वेरी हैंडसम, ही इज अ ग्रीक गॉड, तो उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, ब्यूटीफुल एज ग्रीक। ठीक है, तो ऋतिक रोशन से आप इस इडियम को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट, बिवेयर ऑफ ग्रीक्स बियरिंग गिफ्ट्स। बिवेयर का मतलब ही क्या होता है कि सावधान रहना है, कॉशियस रहना है। बिवेयर ऑफ ग्रीक्स बियरिंग गिफ्ट्स का मतलब कि एनिमीज आपके लिए जो गिफ्ट ला रहे हैं उनसे सतर्क रहना है। ठीक है, इट मींस टू बी वेयर ऑफ एनिमीज ब्रिंगिंग गिफ्ट्स। की गिफ्ट्स तो दे रहे हैं बट हो सकता है मन में कुछ और चल रहा हो, मन में कोई साजिश चल रही हो, कोई प्लान हो पीछे, तो उसके लिए भी यूज दिस इडियम बिवेयर ऑफ ग्रीक्स बियरिंग गिफ्ट्स, मींस टू बिवेयर ऑफ एनिमीज ब्रिंगिंग गिफ्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट 19th इडियम दैट वी हैव इज स्वीडिश बटन। जो मैंने आपको बताया था स्वीडिश मतलब यहां पे स्वीडिश एक एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, स्वीडन से बना हुआ है, स्वीडन में ओरिजिनेट हुआ है। तो जो बेसिक हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है उसको स्वीडिश बटन बोला जाता है। बेसिक ऑन ऑफ स्विच जो होता है, ऑन ऑफ स्विच सबके घर में होता है, ठीक है, उसी को स्वीडिश बटन बोला जाता है। तो स्वीडिश बटन मींस ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड मैं आपको कोई स्टोरी नहीं बता सकता, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 20, एंग्री लाइक अ टर्क। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि टर्क के भी एक अलग 4-5 इडियम्स आपको मिलेंगे टर्की से रिलेटेड।
डच से रिलेटेड, डच का एक और मैं आपको लास्ट में एक इडियम बताऊंगा, डच का शायद मिस हो गया यहाँ पे, स्लाइड में नहीं लिख पाया हूं, ठीक है। फ्रेंच से रिलेटेड, तो आप इसमें अपने सब पार्ट्स भी बना सकते हैं। एंग्री लाइक अ टर्क का मीनिंग होता है टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री, ठीक है। टर्क का एक इडियम देखा था हमने, टर्किश हेड, विच मेंट स्केपगोट। यहां पे एंग्री लाइक अ टर्क का मीनिंग होता है टू बी वेरी एंग्री, ठीक है। नेक्स्ट इडियम टर्किश फेथ। देखिए मैंने फिर से आपको बोला कि इसमें आप कंट्री के सब पार्ट्स भी बना सकते हैं। अब टर्किश फेथ आ गया। टर्किश फेथ का मतलब होता है टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन समथिंग, टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन समथिंग, दैट इज योर टर्किश फेथ, ठीक है। तो टर्की का आप इसमें सब पार्ट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रशियन विंटर। रशियन विंटर आपको नाम से भी समझ में आ रहा है कि वेरी सिवियर। रशिया में कैसा विंटर होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती, बर्फ पड़ती है। वेरी कोल्ड, कोल्ड लिखना तो मतलब यहां पे जरूरत नहीं है, कोल्ड विंटर, विंटर तो कोल्ड ही होता है वैसे, बट बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ना, उसे हम रशियन विंटर बोलते हैं। रशियन विंटर भी होता है और एक सर्बियन विंटर भी होता है। तो सर्बिया और रशिया आप मैप में देखोगे तो आसपास ही है, और विंटर से आप उसे एसोसिएट कर सकते हो क्योंकि रशिया, सर्बिया ऐसे कंट्रीज है जहां बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, स्पीक नोवेनियन। स्पीक नोवेनियन का मीनिंग होता है टू प्यूक, उल्टी कर देना, ठीक है। बिल्कुल भी ये कहीं से कहीं तक मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। आप ये बोलोगे कि इसको कैसे याद रखें, एसोसिएट कैसे करें, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कोई कहानी नहीं बता सकता। तो ये इडियम ऐसा है कि एग्जाम में बहुत बार आया है और बहुत बार इसके आगे भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस इन टुडेज सेशन, जितने भी इडियम्स बताए उसमें से इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट हाँ ये एक ऐसा है जिसको आप अलग से मार्क करेंगे। स्पीक नोवेनियन मीन्स टू प्यूक। लाइक आयरिश एंड ब्रिट्स इन वन कंट्री, आयरिश एंड ब्रिट्स नेबर्स, नेबरिंग कंट्रीज जनरली आपस में दुश्मन होती हैं, एनिमीज। तो लाइक आयरिश एंड ब्रिट्स इन वन कंट्री का मतलब लाइक टू एनिमीज एक ही छत के नीचे, टू एनिमीज अंडर द सेम रूफ। अंडर द सेम रूफ भी आप लिख सकते हो, कहीं कहीं पे बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि टू एनिमीज एट वन प्लेस, एक ही चीज को पोर्ट्रे कर रहा है, एक ही चीज को डिपिक्ट कर रहा है, एक ही चीज बताना चाह रहा है। लाइक आयरिश एंड ब्रिट्स इन वन कंट्री का मीनिंग होता है लाइक टू एनिमीज अंडर द सेम रूफ। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम इज टू वॉक स्पैनिश। टू वॉक स्पैनिश का मतलब होता है टू जस्ट वॉक अराउंड, टू वॉक अराउंड, वॉक करना ही मतलब एक स्ट्रोल करना इज टू वॉक स्पैनिश, ठीक है। इस इडियम का भी आपको डायरेक्ट मीनिंग याद रखना है, टू वॉक अराउंड या टू स्ट्रोल या टू टेक अ वॉक। और एग्जाम में ये अभी तक नहीं आया है बट आ सकता है आगे चल के, तो ये इडियम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इडियम 26, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना। नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना मतलब कुछ भी दे दो मैं ये काम नहीं करूंगा, कितनी भी मनी दे दो, कितनी भी, नॉट फॉर ऑल द टी, चाइना में जितनी भी टी है वो भी दे दो तो भी ये काम नहीं करूंगा। मतलब you cannot urge someone, you cannot urge someone to do something by giving everything that you have. नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना का मतलब होता है कि सब कुछ भी दे दोगे तो भी ये काम नहीं करना है अगर किसी व्यक्ति को, तो वो नहीं करेगा। मतलब यू कैन नॉट अर्ज समवन टू डू समथिंग बाय गिविंग एवरीथिंग दैट यू हैव, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम इज चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल इज अ मैसिव, चाइना देखो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में ही है, तो वो क्या है, वो एक मैसिव ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंस है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अ मैसिव
ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस मतलब जो रुकावट जिस वजह से आ रही है, इट इज प्रूविंग टू बी अ चाइनीज वॉल, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, और इसके लिए एक वर्ड होता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो ये इम्पेडिमेंट बार बार न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है, ठीक है। चाइनीज वॉल मींस अ मैसिव ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत बड़ा एक बाधा आना किसी के काम में, किसी भी चीज में, दैट इज अ, किसी के बिजनेस में भी हो सकता है, दैट इज अ चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल मींस अ मैसिव ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट। तो यहां से आपको इम्पेडिमेंट के भी एक सेट ऑफ वर्ड्स आप बना लो कि ऑब्स्टिकल आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, हिंड्रेंस आएगा, तो उसके लिए मैं यहां पे अपने वर्ड्स कंपाइल कर लो, ठीक है। अब इम्पेडिमेंट मतलब होता है जो किसी चीज में रुकावट डाल देता है, इसी का ऑपोजिट होता है फिलिप। फिलिप मींस अ बूस्ट इन समथिंग, टू बूस्ट समथिंग, किसी चीज के होने के चांसेस और बढ़ा देना, बूस्ट कर देना, दैट इज फिलिप। तो इम्पेडिमेंट से रिलेटेड आप वर्ड्स कंपाइल कर लीजिए, उसके सिनोनिमस वर्ड्स लिख लीजिए, उसके ऑपोजिट वर्ड फिलिप जैसे मैंने आपको बताया, तो फिलिप से रिलेटेड वर्ड्स भी आप एक जगह पे कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंग्लिशमैन्स होम इज हिज कासल। इंग्लिशमैन्स होम इज हिज कासल का मीनिंग मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि अपना घर महल की तरह है, मतलब अपने घर में अपन कुछ भी कर सकते हैं। यही बात यहां पे ये ईडियम आपको बता रहा है, एन इंग्लिशमैन्स होम इज हिज कासल, ठीक है। नेक्स्ट, सेंड समवन टू कॉवेंट्री। कॉवेंट्री भी अगेन ब्रिटेन में ही एक जगह है। सेंड समवन टू कॉवेंट्री का मतलब होता है टू ऑस्ट्रेसाइज समवन। ऑस्ट्रेसाइज करना, किसी को निग्लेक्ट कर देना। कैसे निग्लेक्ट कर रहे हो आप, हो सकता है बात नहीं कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो किसी की तरफ, तो इसका मीनिंग होता है सेंड समवन टू कॉवेंट्री। सेंडिंग by sending someone to Coventry, you are ostracizing them, you are neglecting them, ठीक है। Last idiom that we have today is all roads lead to Rome. All roads leads to Rome का मतलब होता है कि जो भी आपका आंसर आना है उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे आप मैथ्स का कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 3x + 3 इज इक्वल टू 2x, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप -3 को भी इधर भेज सकते हो, आप 2x को भी इधर ला सकते हो। ऑल रोड्स विल लीड टू रोम मतलब ऑल मेथड्स will lead to the same result. All methods will lead to the same result. That is what this idiom means, all roads lead to Rome. ये idiom एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, बट अगेन आया नहीं है तो उसके आने के चांसेस और ज्यादा है, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेशन ऑन नेशनैलिटी idioms. नेशनैलिटी idioms में मैंने आपको 30 idioms बताए हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर idioms भी थे, बहुत सारे ऐसे idioms हैं जो फ्यूचर ईयर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। एक idiom मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। डच अंकल का क्या मीनिंग होता है? डच अंकल एक idiom है जिसका आपको मीनिंग ढूंढना है और मुझे कमेंट करना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।